हो गया रिकॉर्डिंग ऑन है ना? आवाज़ आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑडिबल हो क्या? जल्दी बताना। आ रही है, ठीक है। ओके, अपन ने चालू किया था सेक्शन कौन सा? सेक्शन 141 अपन ने चालू किया था। अब सेक्शन 141 के अंदर अपन ने क्या क्या देखा था भाई? क्या क्या देखा था? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस अपन ने देखना चालू किया था। तो एलिजिबिलिटी अपन ने देख लिया था, कौन कौन बन सकता है यहाँ पे, ऑडिट कौन कर सकता है? सीए फर्म और सीए एलएलपी, ये तीनों कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने देखा एलिजिबिलिटी तो अपन ने देख लिया, ठीक है भाई। क्वालिफिकेशंस अपन ने देख लिया। अब डिस्क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे थे हम लोग। डिस्क्वालिफिकेशन में रूल कौन सा एप्लीकेबल हुआ था? रूल 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 10 ऑफ व्हाट? कार। रूल 10 ऑफ कार। कार कब आई थी? 2014 में आई थी, ठीक है। 2014 में कार आ गई थी। उसके बाद सबसे पहले क्या बोलता है ये? बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो जाएगी? कौन कौन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा सबसे पहले? बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, बट एक्सेप्ट एलएलपी। उसके बाद कौन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। उसके बाद क्या है? अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दी, ऊपर वाले। ऊपर वाले के अगर आप पार्टनर हो या ऊपर वाले के अगर आप एम्प्लॉय हो तो भी आप क्या हो जाओगे? ऊपर वाले के अगर आप क्या हो या फिर तो भी आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड। अ पर्सन और इज रिलेटिव, एक पर्सन या उसका रिलेटिव। ये तो कंप्लीटली खराब हो गया यार। कैसे चलाना पड़ेगा फिर? हाँ जी। और उसके बाद क्या दे रखा था? उसके बाद हाँ, पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर। हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर क्या है? अब मैंने इसके बारे में आपको समझाया था कल, ठीक है। याद है आपको? किस किस में? कंपनी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और कंपनी की एसोसिएट कंपनी। ये तो सिस्टर कंसर्न हो गई, समझ आ गया? ठीक है। इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन दी कंपनी, ठीक है। सब्सिडियरी, होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। अगर कोई रिलेटिव या किसी पार्टनर के पास इतने शेयर्स हैं तो वो क्या कर सकता है? उसके पास कितने शेयर्स हो सकते हैं मैक्सिमम? फेस वैल्यू 1 लाख जितने हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और अगर उसके पास उससे ज़्यादा है तो कितने टाइम का, कितने टाइम का टाइम दिया जाएगा? 60 डेज का टाइम दिया जाएगा, ताकि वो उसको क्या कर सके? रेक्टिफाई कर सके, सही कर सके। और सही करने के बाद तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। समझ आ गया? इट मे बी नोटेड एट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग, it may be noted that the condition of rupees 1 lakh shall be relevant and be applicable in case of company not having a share capital। उसमें बताया था कल मैंने आपको, जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है वहाँ पे भी कंडीशन क्या है? एप्लीकेबल होगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन द इवेंट ऑफ एक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय रिलेटिव आवर थ्रेशोल्ड प्रेस्क्राइब शैल बी द करेक्टिव एक्शन to maintain the limit in the specified above shall be taken by the auditor within 60 days of the acquisition of interest। बट आपको पता है ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ रिलेटिव के लिए, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता?
समझ आ गया? पार्टनर या खुद के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड। हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो है कि हम फेस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू के बारे में नहीं। हम पहले ही देख चुके हैं, हमें पता है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा द लिमिट ऑफ 1 लाख वुड बी एप्लीकेबल वेयर द सिक्योरिटीज ये क्या हो गया? ओके उसके बाद ये आता है, सेकंड पॉइंट आता है कि लिमिट ऑफ 1 लाख वुड बी एप्लीकेबल वेयर द सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय दी relative, securities are held by the not by the or his partner। याद रखिएगा कि ऑडिटर और पार्टनर ने सिक्योरिटीज हेल्ड कर रखी है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं कर सकता होल्ड, ये लिमिट उसके लिए नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकता होल्ड। मगर कौन होल्ड कर सकता है उसका? कितनी होल्ड कर सकता है? ठीक है भाई। The limit of rupees 1 lakh would be applicable where the securities are held by relative of an auditor and not where the securities are held by auditor himself or his partner. In case of an auditor or his partner, securities of even small value shall be a disqualification। मतलब 100 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है तो आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? कह रहे ऑडिटर शेयर्स खरीद सकता है ना? खरीदो ना। जिस कंपनी की ऑडिट आप करने जा रहे हो उसके उस कंपनी के शेयर्स अपने रिलेटिव के नाम कर दो। मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, हुआ ये कि मेरे पास एक कंपनी की ऑडिट आ गई, अब मेरे पास या आ रही है और मेरे पास उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इस पर्टिकुलर कंपनी की ऑडिट आ सकती है या आ गई मेरे पास, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करा मैंने अभी तक। बट लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट तो आ गया, बट मेरे को उसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। और इनफैक्ट बैंक ऑडिट के लिए तो अपने को अप्लाई करना पड़ता है। तो बैंक ऑडिट के लिए तो अपने को एम्पेनलमेंट में, जो बैंक ऑडिट के लिए एम्पेनलमेंट होता है एक्चुअली इंस्टीट्यूट का, ठीक है, कि अगर आप में से कोई कौन बैंक ऑडिट करना चाहता है, ठीक है, तो वो अपने फर्म का नाम, फर्म के पार्टनर्स की लिस्ट और एक्सपीरियंस के साथ बैंक ऑडिट में एम्पेनलमेंट करवा दें। तो जैसे अपन ने फर्म का नाम एम्पेनल करा रखा है, तो अपने पास कोई बैंक ऑडिट अलॉट हो रही है इस साल, तो अगर अपने को लगता है कि 2 बैंक ऑडिट में से कोई आ सकती है, तो उसके शेयर्स अगर मेरे पास पड़े हैं तो मैं मेरे रिलेटिव के सेल करने की जगह मैं मेरे रिलेटिव को ट्रांसफ़र कर दूंगा। भाई अगर मेरे को बेचने तो बेच दूंगा, और बेचना नहीं चाहता तो मैं वही शेयर्स अपने रिलेटिव के नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मैंने वो शेयर्स मेरे रिलेटिव को दे दिए, रिलेटिव मतलब मेरे फादर के नाम कर दिए, मदर के नाम कर दिए, ख़त्म बात। आई बात समझ में? तो वो शेयर्स मैं दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इससे क्या हुआ? एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के अंदर मैं आ गया, वापस से फॉल कर गया, और 1 लाख की फेस वैल्यू तक वो लोग होल्ड कर सकते हैं। फिर ग्रेस पीरियड ऑफ 60 days ऑफ करेक्टिव एक्शन शेल अप्लाई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय रिलेटिव। ठीक है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑडिटर ऑफ पार्टनर। मगर जो भी काम होगा ना, जो भी काम होगा वो अपॉइंटमेंट से पहले होना चाहिए। जो भी काम होगा वो अपॉइंटमेंट से पहले होना चाहिए। अपॉइंटमेंट हो गया ऑडिटर का, ऑडिटर बन गए, उसके बाद आप ये नहीं कर सकते, उसके बाद तो आप सीधे डिस्क्वालीफाइड हो। तो अगर आपको लग रहा है कि ऑडिट आ सकती है तो पहले ही ट्रांसफर कर दो। आ गई बात समझ में? अगर हाँ जी, हाँ कर सकते हैं। 1 लाख तक की फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर सकता है ना रिलेटिव, यही तो।
सारे रिलेटिव्स। हाँ, क्या बढ़ जाए? कैसे बढ़ सकते हैं? कैसे हो सकती है फेस वैल्यू ज़्यादा? अरे तो करेक्टिव एक्शन 60 दिन क्यों दे रखे हैं फिर? और फेस वैल्यू कैसे बढ़ सकती है भाई? 60 दिन का करेक्टिव एक्शन लेना है अपने को। अब आप देख लो, शेयर्स पे आ रहे हैं कि ऑडिट, सोच समझ के डिसीजन लेना है। आगे बात समझ में? 60 दिन का करेक्टिव एक्शन दे रखा है, अपने को नहीं दे रखा। अपन ने तो अपॉइंटमेंट हो गया और अपन डिस्क्वालीफाइड हो गए, अपन अपॉइंट ही नहीं हो सकते। तो ये जो भी काम करना है अपॉइंटमेंट से पहले करना है, क्योंकि अपन तो अपॉइंट हो ही नहीं सकते। यहाँ पे मेरा तो अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता, मैं तो डिस्क्वालीफाइड हूँ पहले दिन से ही। तो वो तो मेरे को अपॉइंट करने से पहले मेरे से फॉर्म भरवाएगा। मतलब जैसे मैं आपको बताया था, बिग फोर्स में क्या होता है, सिर्फ ऑडिटर के फॉर्म नहीं भरवाए जाते, जो इंटर्न्स होते हैं उनके फॉर्म भी भरवाए जाते हैं। मैंने तो बिग फोर से ऑडिट, मैंने बिग फोर से नहीं ली थी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप मेरी बिग फोर से नहीं थी। बिग फोर में इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने मीडियोकर फर्म से ली थी। उसका रीज़न ये है कि मल्टीपल काम आप सीख सकते हो। बिग फोर में दिक्कत ये आती है कि आपको बार बार अप्रोच लगानी पड़ती है। एक बार जिस डिपार्टमेंट में पटक दिया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1 साल आप टैक्स डिपार्टमेंट में हो, आपको, क्योंकि आपको सीख चुके हो टैक्स डिपार्टमेंट का काम, तो वो रिलक्टेंट हो जाते हैं आपको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने से। अब पहले साल आपने एमएनए सीख लिया, ठीक है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, 6 महीने आपने उसमें काम कर लिया, 6 महीने आपने टैक्स में काम कर लिया, 6 महीने कहीं और डिपार्टमेंट में, तो इससे आप मल्टीटास्किंग बन जाओगे, आपको सही काम आ जाएंगे। और उसके बाद यू आर एबल टू मेक अ चॉइस कि आपको कौन से काम को एक्सेप्ट करना है, कौन से काम को नहीं करना, आपको कौन सी फील्ड में जाना है। और आपके सीवी के अंदर भी वो लिखा हुआ होगा। मगर कई बार ऐसा होता है कि एक बार आप किसी फर्म में गए, बिग फोर में गए, टैक्स का काम पकड़ा है, अब आप टैक्स के चक्कर में रहो, जीएसटी पकड़ा दिया, आप जीएसटी के चक्कर में रहोगे 3 साल, आपको जीएसटी के अलावा और कुछ दुनिया में नज़र ही नहीं आएगा। तो वो दिक्कत हो जाती है ना कि अपने को और कोई काम नहीं आ पाता। फिर दूसरी चीज़ क्या है, मेरी दीदी भी चार्टर्ड है, उन्होंने मना कर दिया था, बोले यार तू जयपुर से कर ले, ज़्यादा बेटर है, सीए बनने के बाद बाहर चले जाना, तो इंटर्नशिप के तो जयपुर से कर ले। मैंने कहा क्यों? बोले यार फिर वही है, तू पढ़ाई कब करेगा? जनरली क्या है, पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। बोले इंटर्नशिप करो, वो अच्छी बात है, बट आपके पास अगर पढ़ाई करने की 4 घंटे भी नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वही है कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, उतना डेडिकेटेड तो है नहीं। मैंने कहा हद कर रहे हो यार आप। मैंने कहा मेरा रैंक होल्डर है। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, तो मेरा भाई है, मेरे को पता है। तो उन्होंने वैसे मेरे को मना कर दिया था कि बिग फोर में जाने की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, आप सीए बनने के बाद चले जाना वहाँ पे, उसके बाद काम सीख लेना। बट हाँ, सीए बनने के बाद आप पहले बिग फोर में जॉब करना, उसके बाद कंपनीज में जाना। उनका ये एडवाइस था कि भैया पहले बिग फोर में जॉब करो, कम सीखो, 2-3 साल बिग फोर में जॉब करो, तुम्हारा बिग फोर में सैलरी कम मिलेगा तुम्हें। बिग फोर में जैसे 10.5 लाख का पैकेज था, इट वॉज लेस, बट अगर मैं किसी कंपनी में जाता तो शायद ये 15 से चालू होता, ठीक है। तो बिग फोर में इट वॉज लेस, 10.5 लाख का मेरा 10 लाख 10 10.5 लाख का पैकेज कम था। अगर मैं बिग फोर में रहता 4 साल भी, तो मेरा पैकेज 15, 16, 17 बस इतना ही हो पाता। बट वहीं पे मैं कॉर्पोरेट्स पे जंप करता ना, वही अभी पैकेज 40 से 35 से 1 लाख तक पहुंच जाता, आराम से डबल का फ़र्क पड़ जाता है। क्या है, बिग फोर्स पैकेज नहीं देते ज़्यादा, मगर वो काम सिखा देते हैं आपको, इसलिए बिग फोर में काम करना ज़रूरी है। इसलिए एडवाइजरी यही होता है, एडवाइजेबल यही होता है कि पहले नौकरी लगाओ कहाँ पे, अपनी बिग फोर के अंदर, बिग फोर, बिग फाइव या बड़ी सीए फर्म के अंदर। अगर आपने जॉब कर ली, काफ़ी कुछ काम सीख जाओगे, काफ़ी कुछ तरीके सीख जाओगे, और तरीके सीखने का तो फिर बढ़िया है। तो इसलिए आई वर्कड इन डेलॉइट फर्स्ट। मेरा इंटेंशन यही था कि फिर मैं बाद में किसी कॉर्पोरेट में शिफ्ट हो जाऊँगा, अपने को तो अच्छा ही नहीं थी, ठीक है। तो आप सुनो, अब डेलॉइट में मैंने काम किया तो उस टाइम पे क्या होता था पता है आपको? मतलब अगर आप इंटर्नशिप में भी हो ना, तो आपसे भी पूरा बड़ा सा फॉर्म भरवाया जाएगा कि आपको इस कंपनी की ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करेंगे। इस कंपनी के अंदर आपको कोई रिलेटिव तो नहीं है, आपके पास इस कंपनी के शेयर्स तो नहीं है, आपके फादर के पास, मदर के पास या आपके रिलेटिव के पास कितने शेयर्स हैं इन कंपनीज के,
आपका क्या इस कंपनी से कोई कनेक्शन है? सब इंक्वायरी करवाते हैं आपकी भी। आप सोच लो इतना इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा जाता है कि सिर्फ ऑडिटर नहीं, पूरा इंटायर ऑडिट स्टाफ का इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा जा रहा है। आई बात समझ में? हाँ जी। अब बस अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वही है, ठीक है। चलिए, रिलेटिव में कौन कौन आ गया? एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 मीन्स एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर एज ए मेंबर ऑफ HUF। समझ आ गया? HUF के मेंबर सबसे पहले तो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन आ जाता है इसके अंदर। फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर। खास लोग हुए पूरे, मतलब चाचा, चाचा ताऊ जी, ये सब नहीं आएंगे इसके अंदर। मतलब जो सेम आपके रिलेशन में ना, जो आपके क्लोज हैं, जिनसे आपका डायरेक्ट फर्स्ट रिलेशन है, ठीक है, बस वही आएंगे, ठीक है। हाँ बेटा, आपको पता है ना इंडिया का पूरा खुद का एक दामाद है कांग्रेस पार्टी का, वाड्रा। हाँ बेटा, ड्राइवर से इंडिया का जमाई। हाँ, अरे हरियाणा का 20% हिस्सा उसका होगा। अगर उसकी टोटल प्रॉपर्टी काउंट करें तो 1,00,000-2,00,000 करोड़ की होगी ड्राइवर की। तो जमाई नहीं आएगा यहाँ पे? आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार, मैंने कहा ना, ही इज नॉट सन इन लॉ ऑफ दैट फैमिली, ही इज सन इन लॉ ऑफ इंडिया। हमने हमारे टैक्स के पैसों से उसको दिया है शगुन। समझ रहे हो क्या? वही है, सबको पता है। अरे यार, ऑब्वियसली केस तो हो गई, पर ठीक है, जवाई राजा है, ठीक है। समझ आ गया पूरा? क्या? हाँ, तो रिलेटिव के अंदर कौन आ जाएगा? जिनसे आपका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। मतलब भाई, मदर फादर आ गया इसके अंदर, मदर फादर हस्बैंड वाइफ, ठीक है, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, और बस, ठीक है भाई। सन के केस में डॉटर इन लॉ आ गई, और डॉटर के केस में सन इन लॉ आ गया। बस ये है फैमिली, आसान सी छोटी सी फैमिली। बोलो, और इसके अंदर स्टेप को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। Mr. A, a practicing chartered accountant, is holding security of XYZ Limited, having face value of 900, 900 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर है सिर्फ। मिस्टर ए इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। बोलो भाई साहब, डिस्क्वालिफाइड हो गए, ठीक है, और एक नहीं 5 जगह से। कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, सिस्टर कंसर्न। एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 clause D1, an auditor is disqualified to be appointed as an auditor if he or his relative or any partner holding any security or interest in the company or its subsidiary, holding associate or a subsidiary of such holding company. In the present case, A is holding rupees 900 security, therefore he is not eligible for। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये जो केस स्टडी है ना, केस स्टडी में सबसे पहले केस स्टडी को आंसर करने का तरीका क्या होता है? केस स्टडी को आंसर करने के लिए सबसे पहले या तो आप अपने कंक्लूजन से चालू करो। 2 तरीके से चालू कर सकते हैं केस स्टडी का आंसर। पहला होता है एक लाइन का कंक्लूजन, फिर होता है प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, एंड देन कंक्लूजन बड़ा, ताकि जब एग्जामिनर उसको देखे तो एक लाइन के कंक्लूजन से पता लग जाए कि हाँ बच्चे को आंसर आता है, तो वो नीचे वाला पैराग्राफ ढंग से देखने की जगह वो इसके बेसिस पे आपको जल्दी नंबर दे देगा। और दूसरा होता है प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, एंड देन कंक्लूजन। तो यहाँ पे आ गया प्रोविजन, यहाँ पे आ गया फैक्ट ऑफ द केस, और यहाँ आ गया कंक्लूजन। समझ आ गया? प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, एंड देन कंक्लूजन। यही पैटर्न होना चाहिए आपका आंसर करने का। यहाँ पे क्या है, एक लाइन आप लिख सकते हो जैसे, पर इसका कंक्लूजन ही एक लाइन का है।
इसका कंक्लूजन ही एक लाइन का है, तो इसलिए ऊपर ना लिख के अपन ने डायरेक्टली एक जगह पे लिख दिया। बट कभी ऐसा होगा कि अपने को कंक्लूजन बड़ा करना पड़ेगा कुछ आंसर में, तो उस कंडीशन में वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। समझ आ गया क्या? बरोबर जी। हाँ कर देगा तो कर देगा, अपॉइंटमेंट से पहले है ना, तो वो क्वालिफाइड हो जाएगा। मिस्टर पी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मिस्टर क्यू द रिलेटिव ऑफ मिस्टर पी। मिस्टर पी और फिर क्यू कौन है? उसका रिलेटिव है। इज होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एबीसी लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 90,000, 90,000 की फेस वैल्यू किसके पास है? मिस्टर पी इज क्वालिफाइड फॉर बीइंग अपॉइंटेड जी। तो एज पर दी प्रोविजंस एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी, ठीक है, सब क्लॉज 1, a person is disqualified to be appointed if he or his relative or his partner is holding security in any or interest in any company, its subsidiary, holding, ठीक है, associate company और subsidiary of its holding company, ठीक है, having face value of 1 lakh और more, ठीक है, नहीं 1 लाख और मोर पे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हैविंग फेस ऑफ एनी अमाउंट डिस्क्वालीफाइड बट अ रिलेटिव कैन बाय शेयर्स ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस मिस्टर क्यू दैट इज रिलेटिव मिस्टर पी इज हैविंग सिक्योरिटीज ऑफ 90,000 फेस वैल्यू इन एबीसी लिमिटेड which is as per the requirement of provision to 141 3D1, therefore Mr. P will not be disqualified appointed to be appointed as an auditor of ABC Limited। बोलो समझ आया क्या? हाँ जी ठीक है। Messrs BC and Company is an audit firm having Mr. B and Mr. C as a Mr. C, Mr. and A. The relative of Mr. C is holding MWF Limited having face value of 1,01,000। ना 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 क्या? मेरे को एक बार क्वेश्चन का मतलब समझाओ, एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या हो गया? मेरे को समझ नहीं आया। नहीं मेरे को नहीं आया समझने, बताओ। अरे मेसर्स बीसीएन कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी है। अब तो किस किस को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? आ गया समझ में? क्या है समझाना? ऑफ विच कंपनी? ऑफ MWF, ठीक है, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1,01,000, whether Messrs BNC company is qualified to be appointed as an auditor of 60 डेज का टाइम मिलेगा। मगर देखिए एज पर सेक्शन 1 ये हो गया पर्सन डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड। फर्दर एज पर प्रोविजो द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटीज नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। Messrs BC and company will be disqualified to be appointed as auditor, ठीक है, as a relative of Mr. C that is partner of Messrs holding securities exceeding the limit mentioned, तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तब आप बोलो सर कि 60 डेज बाद में, अपॉइंटमेंट होने के बाद में अगर ऐसा होता है तो वो 60 डेज में उसको सही कर सकता है। समझ आ गया?
अपॉइंटमेंट के बाद में अगर होल्ड कर लेता है गलती से तो 60 डेज में सही करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है। Messrs RMN Company is an audit firm having partners CAR, CAM. The firm has been offered the appointment of an auditor of N Limited. The financial year 1670, Mr. B, the relative of CAR, is holding 5,000 shares. फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो 5,000 इंटू 10 कितना हुआ? मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? 1.5 लाख। 1.5 लाख 1 लाख से ज़्यादा ही हो गया तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा ना। एक सेकंड, फेस वैल्यू लेनी है अपने को, मार्केट वैल्यू नहीं लेनी। तो भाई साहब अगर मार्केट वैल्यू 15 लाख होगी तो और 1.5 करोड़ हो गई तो यार 1.5 करोड़ के शेयर है तो भी डिस्क्वालीफाइड नहीं ऑडिटर। श्योर? आप कब बोलोगे यस? फिर टास्क के साथ चलो सर, पक्का ना? ठीक है फाइन। तो नीचे नीचे देख लो, एम मिस्टर नहीं, Mr. B is a relative of CAR. He is holding shares of N Limited of face value of 50,000 only. So obviously he is not disqualified. मतलब the firm is not disqualified. ठीक है, क्या लिखा है? Therefore RMN Company is not disqualified for appointed as an auditor of N Limited as a relative of CAR is holding securities in N Limited which is within the prescribed limit which is given in the proviso of section 141 subsection 3. ठीक है, clause, ठीक है, D1 समझ आ गई क्या? बोलो भाई। ठीक है, ये तो रिलेटिव का पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। मतलब रिलेटिव पार्टनर्स और ऑडिटर सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले दे रखा है रिलेटिव पार्टनर और ऑडिटर रिलेटिव पार्टनर और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, जो पार्टनर वो ये को क्या नहीं कर सकते? सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते। फिर इसका एक एक्सेप्शन आया, प्रोविजो आया। प्रोविजो क्या बोलता है कि नहीं, रिलेटिव होल्ड कर सकता है मगर कितनी? 1 लाख तक की फेस वैल्यू तक के शेयर्स होल्ड कर सकता है। ये पहला पॉइंट था। अब इसी 141, ठीक है, सबसेक्शन 3 क्लॉज डी का सेकंड सब क्लॉज, बरोबर समझ आ रहा है ना? प्रोविजन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी का 1 अपन ने देख लिया जो कि था सिक्योरिटीज को लेके। अब क्या देख रहे हैं? 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज सब क्लॉज 2, और सब क्लॉज 2 बोलता है लोन के लिए, इंडेटेड के लिए। किसके लिए बोलता है? इंडेटेड, उधारी के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये चैप्टर के सेक्शन याद करने हैं। अगर ऐसे क्लॉसेस याद ना हो पाए कोई बात नहीं, चलेगा, मगर सेक्शन याद होने चाहिए। सेक्शन सबसेक्शन 141 सबसेक्शन 3, ठीक है। नहीं तो 141 तो याद रखना ही पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं चलेगी भाई, ठीक है, इतना नहीं। बाकी 141 सबसेक्शन 3 तक तो कम से कम याद रखो। सारे चैप्टर्स नहीं बोल रहा मैं, और कुछ चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। वापस बोलो। अपॉइंटमेंट से पहले, अपॉइंटमेंट होने से पहले पहले उसके पास होने ही नहीं चाहिए, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा, ठीक है। इनडेटेड टू दी कंपनी, अब उधारी की बात कर लेते हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट बोलता है इज इनडेटेड टू दी कंपनी और इट्स सब्सिडियरी। समझ आ गया? कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग के सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख। इनसे, इस मकड़ी के जाल से, मतलब 4 जनों से और ये 5 जनों से, अगर ऑडिटर ने, उसके रिलेटिव ने या उसके पार्टनर ने लोन ले रखा है 5 लाख से ज़्यादा का, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाइड। अब एक एग्जांपल आया, सुनो, एग्जांपल सुनना सब लोग। मेरे पास ना HDFC की ऑडिट आई है। किसकी?
HDFC बैंक की ऑडिट आई है, समझना बात को। तो आई एम हैविंग एन ऑडिट ऑफ HDFC बैंक, बट HDFC बैंक से 80 लाख रुपए का लोन ले रखा है मैंने, होम लोन। कितने का? 80 लाख का होम लोन ले रखा है HDFC बैंक से। बताओ, विल आई बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट और नॉट? तो आप लोग का आंसर आया नो, बट आप लोग का आंसर यहीं पे हो गया गलत। बिल्कुल ले सकते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपने कुछ एक्टिविटी करी है, क्योंकि बैंक का काम ही है लोन देना, तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई, तो वो चलेगा। समझ आ गया? मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करी हुई एक्टिविटीज़ के ऊपर यहाँ पे कोई इशू नहीं है। क्लियर है? समझ आ गई बात? ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं ऑडिटर हूँ मान लो इंडिगो एयरलाइंस का, तो क्या मैं इंडिगो एयरलाइंस यूज़ नहीं कर सकता? हाँ। मैं ऑडिटर हूँ मान लो अपने ताज ग्रुप का, तो क्या मैं ताज ग्रुप के होटल में जाके नहीं रह सकता? कंपनी के शेयर्स परचेज करना इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब उनका ये काम है, दैट इज़ देयर बिजनेस। मेरे को घर बनाना है, तो मेरे को जहाँ सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट मिलेगा मैं वहीं से तो लोन लूँगा ना। अब वो HDFC बैंक से ले लिया तो मैं क्या करूँ? तो दैट इज़ देयर बिजनेस एक्टिविटी, वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हाँ, बट अगर कोई पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिया है तो वो डिसअलाउड है। बट अगर कंपनी का काम नहीं है लोन वोन देने का, दैट इज़ नॉट देयर बिजनेस एक्टिविटी। कंपनी का बिजनेस एक्टिविटी नहीं है भाई साहब ये कि कंपनी लोन देती रहे, फिर उस कंपनी से लोन लिया है तो आप डिस्क्वालीफाइड होंगे। आगे समझ में? तो ये क्या बोलता है? इंडेटेड टू द कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख, मतलब 5 लाख तक का वहाँ पे भी चलेगा। 5 लाख तक के लिए तो लगता है कि हाँ ये अपना ईमान नहीं बेचेगा, 5 लाख तो छोटा सा अमाउंट है, ठीक है। 5 लाख के लिए 5 साल नहीं सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। नौकरी करने जाएगा नॉर्मल कहीं पे भी तो 10-12 लाख का तो पैकेज वैसे ही है, तो कोई 5 लाख में अपना ईमान नहीं बेचने वाला। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा चलेगा 5 लाख के लोन के लिए। समझ आ गया? ठीक है। मगर अब नीचे वाला पॉइंट देखिए, हैज़ गिवन अ गारंटी, हैज़ गिवन अ गारंटी, गारंटी दी है, प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी in connection with the indebtedness of any third party to the company or its subsidiary holding associate subsidiary or such holding company in excess of ₹1 लाख। मतलब एक तो होता है सिक्योरिटी होल्ड करना, एक होता है लोन, और तीसरा होता है गारंटी। अब ये गारंटी कैसे काम करता है वो समझ लो। ये आज ही चलना है। देखिए गारंटी कैसे काम करता है वो समझिए। हाँ जी। अब हुआ क्या? नाम बोलो सर आपका। मनीष। मनीष मेरे पास लोन लेने के लिए आया। क्या मनीष लोन लेने के लिए किसके पास गया? नाम बोलो आपका। श्रुति। मनीष लोन लेने के लिए किसके पास गया? मनीष लोन लेने के लिए गया श्रुति के पास कि श्रुति मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए। श्रुति बोले कितने? मनीष बोलता है ज़्यादा नहीं यार, 2 लाख रुपए चाहिए। बोले क्या करेगा रे तू? बोले तू ब्याज से मतलब रखना तेरे को क्या मतलब है, ब्याज दे दूंगा ना मैं तेरे को। तो श्रुति बोलती है देख मैं तेरे को लोन देना तो चाहती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे खुद के पास पैसे नहीं है, मेरे खुद के पास पैसे नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये उदास होके जा रहा था, ये उदास होके जा रहा था। बोले यार एक तू ही तो उम्मीद थी, ठीक है सबने मना कर दिया मेरे को पैसे देने से। अब मेरे को लगा था कहीं तेरे से तो पैसे मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं मांगता ही नहीं, बट क्या कर सकता हूँ, इस जिंदगी में दुख काहे खत्म नहीं होता। अब श्रुति कैसे दया आ गई यार। बोले
बोले यार ऐसे नहीं, ठीक है। बोले अच्छा चल एक बात बता, तूने किससे पैसे मांगे? तो लेट्स से आपका नाम बोलो। नमन, नमन, नमन तो ये है ना आपका, हितेश ना, हितेश। तो हितेश से भी पैसे मांगे थे? अरे रितेश, तो मनीष ने क्या किया था, रितेश को भी फोन किया था। मनीष ने रितेश को, यार रितेश भाई कैसा है? बोले बढ़िया भाई, और बता तू कैसा है? बोले कुछ नहीं यार, वो कुछ 2 लाख रुपए की जरूरत थी। हेलो हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ मैं देखो करता हूँ फोन, है ना, हाँ हाँ करता हूँ, आवाज नहीं आ रही। दूसरे नंबर से करता हूँ भाई, दूसरे वेट कर रहा है 2 घंटे से, पता नहीं दूसरे नंबर से आया नहीं फोन। ठीक है, तो ये श्रुति के पास गया, उसके बाद बोले यार श्रुति देख यार मेरे को पैसे चाहिए। तो श्रुति ने कहा तूने किससे पैसे मांगे? बोले यार मैंने रितेश से मांगे थे, उसने मना कर दिया। बोले अच्छा एक सेकंड रुक। इसने रितेश को फ़ोन किया, हाँ रितेश, श्रुति। बोले हाँ 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 श्रुति बोलना क्या हुआ? ठीक है, बोले कुछ नहीं, वो मनीष को 2 लाख रुपए का लोन दे दे यार, कम भरोसा है मुझे उस पर, मैं गारंटी देती हूँ, आई गिव यू द गारंटी। बोले यार गारंटी वारंटी से काम नहीं चलेगा यार, कोई सिक्योरिटी पे कुछ हो तो बोल। बोले यार चल ठीक है, ये ले मेरे ये गोल्ड के 2 सिक्के रख, ठीक है। अभी 52,000 का भाव चल रहा है गोल्ड का, 52,000 रुपीज़ का 4 ले ले, 4 सिक्के रख, ठीक है। मान लो 55,000 का भाव चल रहा है, कितने के हो गए? 2,20,000 के। बोले फालतू की बातें मत कर, 2 लाख रुपए से दे। समझ आ गया? यस और नो? तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, श्रुति ने क्या किया, लोन तो दिया किसने? रितेश ने। और श्रुति ने क्या कर दिया, गारंटी दे दी इस लोन के लिए। आ गया समझ में? ठीक है, गारंटी दे दी इस लोन के लिए। अब आते हैं अपन वापस से अपने टॉपिक पे। हैज गिवन अ गारंटी or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the company। मतलब आपने क्या किया, ये है, ये हो आप x, ये है कोई a, और आपने x के लिए गारंटी दे दी किसको? कंपनी को। मतलब कंपनी ने लोन दे रखा है a को, कंपनी ने लोन दिया a को, और आपने इस a आदमी के लिए गारंटी दे दी किसको? तो कल को अगर ये पैसा नहीं चुका पाया तो आपको चुकाने पड़ेंगे पैसे। समझ आ गया? ए नहीं चुका पाया तो आपको चुकाने पड़ेंगे। तो इनडायरेक्टली डोंट यू फील लाइक दैट यू आर इंडेटेड विद द कंपनी? आपको ऐसा लग नहीं रहा कि आप तो कंपनी से उधारी पे हो, इंडेटेड हो कंपनी से? लग रहा है ना? और इट सब्सिडियरी होल्डिंग एसोसिएट और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। समझ आ गया? वही सेम लोग, वही सेम लोग ना, कंपनी, कंपनी की होल्डिंग, एसोसिएट या सिस्टर कंसर्न। कितने रुपए से ऊपर? 1 लाख तक की गारंटी चलेगी, उससे ऊपर है तो आप क्या हो जाओगे? बोलो कोई तकलीफ? आगे अच्छे से समझ में? ठीक है भाई। अ पर्सन और फर्म, a person or firm who directly or indirectly has business relationship with the company, जिसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है? कंपनी, इट्स सब्सिडियरी, इट्स होल्डिंग, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अब ये क्या बोलता है इसमें ना, इस वाले ई पॉइंट के अंदर हमने एक और कंपनी को बढ़ा दिया। देखिए, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, इसकी सब्सिडियरी मतलब सिस्टर कंसर्न, एसोसिएट कंपनी और एसोसिएट की भी सब्सिडियरी कंपनी। ये वेब थोड़ा बढ़ गया है, मतलब इस बार एसोसिएट तो थी, एसोसिएट की सब्सिडियरी भी आ गई। वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैड बिजनेस रिलेशनशिप विद दी कंपनी, इट्स सब्सिडियरी कंपनी,
सॉरी ये रही, इट्स होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और एसोसिएट कंपनी, समझ आ गया। ऑफ सच नेचर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब नेचर में आपने क्या कर रखा है, लोन वोन ले रखा है, वो सॉरी बिजनेस रिलेशनशिप है, तो अलाउड नहीं होगा। समझ आ गया क्या? ठीक है। अब ये बोलता है ऊपर ई वाले पॉइंट के लिए बिजनेस रिलेशनशिप जो है ना वो हो सकते हैं एक्सेप्ट, मतलब बिजनेस रिलेशनशिप जो अलाउड नहीं है उसके कुछ प्रोविजन दे रखे हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शन विच आर इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, जैसे कि ऑडिट वगैरह करना, तो ये तो अलाउड होगा, ये भी एक तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप है। और कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो कि हो रही है आर्म लेंथ प्राइस पे। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है? आर्म लेंथ प्राइस मतलब वो प्राइस जिससे हम अनरिलेटेड लोगों के साथ डील करते हैं, अनरिलेटेड लोगों के साथ जिस प्राइस पे डील करते हैं। जैसे मैंने स्पाइस जेट की फ़्लाइट बुक करानी है, तो स्पाइस जेट की फ़्लाइट बुक कराने के लिए मैं गया, मान लो मेक माई ट्रिप पे, ठीक है, और या मैंने पेटीएम से जाके फ़्लाइट बुक करा ली, समझ आ गया। तो मैंने फ़्लाइट बुक करा ली, कोई तकलीफ़ किसी को नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, तो ये तो होता है किस पे? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म लेंथ प्राइस पे। समझ आ गया कि इसको कहते हैं आर्म लेंथ प्राइस। लाइक सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू दी ऑडिटर, ऑडिटर को गुड्स वगैरह बेचना एज ए कस्टमर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाई कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेली कम्युनिकेशन। अब रिलायंस की तो मैं ऑडिट ही नहीं कर सकूंगा भाई, मेरे पास 3 नंबर है, ठीक है, और ऑफिस में मिला के मेरे पास ऐसे 7-8 कनेक्शन है। तो अगर मान लो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये तो कंपनी, ये तो ऑडिट ही नहीं कर सकता मैं, ऐसा थोड़ी है। एयरलाइंस, हॉस्पिटल, होटल्स एंड सच अदर सिमिलर बिजनेस, तो यहाँ पे ये सब चीज़ अलाउड हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? ठीक है, हाँ ये सर्विसेज लेना अलाउड है भाई, ये तो लेगा ही ना इंसान, फिर तो क्या जियो का कनेक्शन छोड़ दें, पोर्ट करा ले। 799 रुपये लग रहे 3 महीने के यहाँ पे, इसमें थोड़ी कोई ऑडिटर अपना ईमान बिगाड़ेगा। समझ आ गया? डन। 5-5 लाख रुपए के लिए ईमान नहीं बिगाड़ रहे अपन तो, ठीक है। हाँ बस जा ही रहा हूँ, ठीक है, चलो डिस्क्वालीफाइड कर, वो डिस्क्वालीफाई करना, फाइंड अप करते हैं क्लास को। ओके बाय गाइस।